को एक अलग सदमा लगेगा। क्यों सदमा लगेगा? अगर कंपनी बंद होती है तो डिबेंचर होल्डर को यह दिक्कत होगी, अरे यार मैंने जो पैसा लगाया था वो मिलेगा क्या? कि वो कंपनी लॉस मेकिंग है और लॉस मेकिंग कंपनी के पास पैसे नहीं होते तो मेरे पैसे डूबने के चांसेस है। और शेयर होल्डर तो बोलेंगे अपने तो पक्का डूब गए क्योंकि वो कंपनी वैसे ही लॉस मेकिंग है। कंपनी पहले पैसा करंट अकाउंट होल्डर ये करंट लायबिलिटी को देगा, मतलब क्रेडिटर को, उसके बाद में इनको देगा, उसके बाद में कुछ बचेगा तो मेरे हाथ में आएगा, तो दोनों सदमे में आ जाएंगे। शेयर होल्डर भी सदमे में, डिबेंचर होल्डर भी सदमे में। तो कंपनी बोलेगी वेट मेरे पास एक रास्ता है, तो वो लोग बोलेंगे क्या रास्ता है? वो लोग बोलेंगे कि हमने डिसाइड किया है कि असेट साइड से 9 करोड़ रुपया कम कर दिया जाए। तो लोग बोलेंगे तो अब हम लोग क्या करें इसके अंदर? डिसाइड किया तो कर डालो, ठीक। फिर वो लोग उनको बोलेंगे देखो बैलेंस शीट के अगर असेट साइड से 9 करोड़ रुपया कम होता है तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड से भी 9 करोड़ रुपया कम होना चाहिए। वो लोग बोलेंगे अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे? शेयर होल्डर से एंड डिबेंचर होल्डर से बात करेंगे कि आप अपने क्लेम को माफ कर दो। अपने क्लेम को मतलब जो कुछ भी आपका कंपनी पे बनता था ना उसको माफ कर दो, पूरा नहीं, कुछ हद तक। फॉर एग्जांपल यहां पे डिबेंचर होल्डर का अमाउंट था 100 करोड़, तो कंपनी डिबेंचर होल्डर को क्या बोलेगी? तुम्हारा 100 करोड़ वापस करना है। डिबेंचर होल्डर बोलेगा हाँ तुमने 100 करोड़ रुपए के डिबेंचर इशू किया था। कंपनी बोलेगी फ्यूचर में मैं तुमको सिर्फ 95 करोड़ दूंगा। कितना करोड़ दूंगा? 95। तो बेसिकली कंपनी ने डिबेंचर होल्डर से कितना माफ करवा लिया? तो डिबेंचर होल्डर से कंपनी ने 5 करोड़ माफ करवा लिया। इसी तरह कंपनी शेयर होल्डर्स के पास जाएगी, बोलेगी देखो पूरा डूबने से अच्छा थोड़ा डूबना है। शेयर होल्डर भी बोलेंगे हाँ भाई ये बात भी सही है। तो वो शेयर होल्डर्स के इसमें से भी एग्जांपल के तौर पे 4 करोड़ कम कर देगी। अब 9 करोड़ यहां से भी कम हो गया, 9 करोड़ यहां से भी कम हो गया। अब कंपनी हम लोग चलाएंगे, ठीक है। तो ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का प्रॉपर स्कीम है। अगर हम लोग क्रेडिटर्स की लायबिलिटीज को भी कम करते हैं, क्रेडिटर्स से भी कुछ माफ करवाना चाहते हैं, तो उनको भी बुला करके परमिशन लेना होगा। ये कम करने से पहले इनकी परमिशन लेनी पड़ती है, इसीलिए मैंने वर्ड यूज किया मीटिंग करना पड़ेगा। अगर वो लोग एग्री करेंगे तो वहां पे उनकी लायबिलिटीज को रिड्यूस करना पड़ेगा। अगर वो बोलते हैं ठीक है 5 करोड़ कम कर दे, 95 करोड़ रुपए अब भी रोकना चाहिए मेरे को, तो उनके टर्म्स एंड कंडीशन जो होंगे कंपनी जैसे उनको मानेगी फिर कंपनी को उसके ऊपर वर्कआउट करना पड़ेगा, ठीक। तो बेसिकली जो हमारा क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन के अंदर हमारे पास इस तरह की एक बैलेंस शीट दी होगी। अब बैलेंस शीट के अंदर होगी बहुत सारी गड़बड़ इन द सेंस असेट इन्फ्लेटेड होंगे, उसके बाद में कुछ लॉस पड़े होंगे, उसके बाद में क्वेश्चन हमें बताएगा कि असेट को कम कर दो, लॉस को निकाल दो। तो अब उसको कम करने और निकालने के लिए किसको कम करो, तो ये सब इंफॉर्मेशन अपने को क्वेश्चन प्रोवाइड करेगा। हमें क्या करना है? एक एक एडजस्टमेंट को रीड करना है और उसकी एक जर्नल एंट्री पास करनी है। एडजस्टमेंट रीड करना है, जर्नल एंट्री पास करनी है, एडजस्टमेंट रीड करना है, जर्नल एंट्री पास करनी है। इस चैप्टर का जो कोर है, कोर बोले तो मतलब कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो जर्नल एंट्री है एंड उसके बाद में बैलेंस शीट है। बस जर्नल एंट्री प्रिपेयर करो और किसी सब में बोलेगा जर्नल एंट्री के बाद बैलेंस शीट भी प्रिपेयर कर दो। तो बैलेंस शीट कोई बड़ा टास्क नहीं होने वाला है इसके अंदर। पुरानी वाली बैलेंस शीट को देख करके नवी वाली बैलेंस शीट हम लोग प्रिपेयर करेंगे, कोई बड़ा टास्क नहीं है। हमें जो फोकस करना है वो किसके ऊपर फोकस करना है? बैलेंस शीट के ऊपर, ठीक है। एक बार शॉर्ट में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के बारे में बोल दूं। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन जो है ये स्कीम है जो फॉर्मुलेट की जाती है किसके लिए? सिक कंपनी के लिए, ठीक है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के लिए शेयर होल्डर्स की परमिशन लेनी पड़ती है। किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी? शेयर होल्डर्स। अगर आप डिबेंचर होल्डर्स के भी राइट्स को कम कर रहे हो तो डिबेंचर होल्डर्स की भी परमिशन लेनी पड़ेगी। क्रेडिटर्स के भी राइट को कम करते हो तो क्रेडिटर्स की भी परमिशन लेनी पड़ेगी।
इन सब के अलावा आपको हाईकोर्ट की भी परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है, हाईकोर्ट की भी परमिशन लेनी पड़ेगी, वरना क्या हो जाएगा, हर कंपनी पैसा फ्रॉड करेगी, बोलेगी हम लॉस मेकिंग कंपनी है, और उसके बाद में बोलेगी चलो चलो अब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। इसमें नुकसान किसका होगा, शेयर होल्डर्स का एंड डिबेंचर होल्डर का, ठीक है। अगर कोई कंपनी फ्रॉड करके प्रॉफिट कम शो करके अपने आप को सिक कंपनी डिक्लेयर करके इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का फायदा उठाना चाहती है, तो एट द एंड जिनका नुकसान हो रहा है, देख सकते हो ना कौन नुकसान में जा रहा है, तो जिनका नुकसान हो रहा है वो इन्वेस्टर्स है। तो गवर्नमेंट इन्वेस्टर्स के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए जब भी किसी कंपनी को इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की स्कीम के लिए ऑप्ट करना होता है, उनको हाई कोर्ट की परमिशन या मैं बोल सकता हूं ट्रिब्यूनल की परमिशन कंपलसरी होती है। एज पर कंपनीज एक्ट 2013 ट्रिब्यूनल की परमिशन या हाईकोर्ट की परमिशन आपको लेनी पड़ेगी, तभी जाकर के आप ये स्कीम चला सकते हो। कोर्ट देखेगा कि कंपनी जेन्युइनली सिक मेकिंग कंपनी है या वो लोग बैठ करके फ्रॉड कर रहे हैं, कोर्ट हमारे पुराने बैलेंस शीट चेक करेगा, तब जाकर के इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की परमिशन मिलेगी। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन बेसिकली इंटरनली कंपनी को सुधारने की, रिवाइव करने की एक कोशिश होती है कि अगर इस कंपनी को अब नहीं रिवाइव किया गया तो ये कंपनी फ्यूचर में कभी भी बंद हो सकती है, कि कोई लॉस मेकिंग यूनिट ज्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर पाता है, ठीक है। तो ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का एक ब्रॉड आइडिया था कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, इस चैप्टर में होने क्या वाला है, ठीक है। तो इस चैप्टर में बेसिकली एक बैलेंस शीट दी होगी, उसके नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स होंगे, एडजस्टमेंट्स को पढ़ के हम लोग एंट्रीज पास करेंगे, और अगर क्वेश्चन बोलता है एक बैलेंस शीट बना दो, तो हम लोग पुराने वाली बैलेंस शीट को देख करके एक नवी वाली बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। अब जब किसी कंपनी को इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करना होता है तो उनको एक स्पेशल अकाउंट ओपन करना पड़ता है जिसका नाम होता है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। नाम से मैच खा रहे हैं ना, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे ओनर्स के कैपिटल को रिड्यूस कर रहे थे, बोरोवर्स के कैपिटल को रिड्यूस कर रहे थे, इसके लिए इसका नाम क्या है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। तो इस चैप्टर में जो कुछ भी करेंगे वो इस अकाउंट के थ्रू करेंगे। ये कुछ ऐसे ही है जैसे 12th स्टैंडर्ड के अंदर जब हमने पार्टनरशिप अकाउंट्स के अंदर एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर एंड डेथ ऑफ पार्टनर से डील किया था, तो वहां एक स्पेशल अकाउंट ओपन किया जाता था, रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। जब हमने डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप देखा था, वहां पे एक स्पेशल अकाउंट बनता था जिसको हम लोग बोलते थे रियलाइजेशन अकाउंट। तो इसी तरह इस चैप्टर के अंदर हम लोग इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन से डील करने वाले हैं, उसके लिए एक स्पेशल अकाउंट ओपन करेंगे जिसका नाम होगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, ठीक है। ये जो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट है ये एक नॉमिनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। एंड 11th स्टैंडर्ड के अंदर आपने नॉमिनल अकाउंट का रूल पढ़ा होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूं। ये रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको जर्नल एंट्रीज इजीली फ्रेम करनी, मस्के की तरह जर्नल एंट्री बनेगी अगर आपको ये रूल याद रहेगा विद रिगार्डिंग टू कैपिटल रिडक्शन। मैं रूल लिख देता हूं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। इलेवेंथ स्टैंडर्ड के अंदर ये रूल समझना बहुत भारी पड़ता था, देखो क्या होता था कि हम लोग पहली बार इंट्रोड्यूस हुए हैं कॉमर्स के अंदर, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट एक एक करके मतलब मुंह पे फेंका जा रहा था, तो कुछ समझ में नहीं आता था। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, कुछ समझ में नहीं आता था। लेकिन होपफुली आपने पिछला 4 साल कॉमर्स के अंदर बिताया है, तो एक थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग का लेवल आपने जनरेट किया होगा कॉमर्स को लेकर, ठीक है, या अकाउंट्स को लेकर। अगर नहीं भी जनरेट किया है कोई बात नहीं,
इसको अंडरस्टैंड कर लो अच्छे से। ये एक नॉर्मल इंग्लिश का सेंटेंस है, ऐसे समझो। ये क्या बोलना चाहता है, डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। मतलब अगर एक्सपेंस होता है या लॉस होता है तो उसको कौन सा साइड पे लिखने का, जर्नल एंट्री में डेबिट साइड पे लिखने का। फिर क्या बोलता है, क्रेडिट और इनकम एंड गेन। मतलब कोई इनकम होती है या कोई फायदा होता है तो उसको जर्नल एंट्री में कौन सा साइड पे रिकॉर्ड करने का, क्रेडिट साइड। अब आप बोलोगे सर किसको, कैपिटल रिडक्शन को। हम लोग कौन से अकाउंट की बात कर रहे हैं, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट की बात कर रहे हैं। फायदा होगा, फायदा होगा तो बताओ कैपिटल रिडक्शन डेबिट में जाएगा क्रेडिट में जाएगा, बताओ। फायदा, गेन सर क्रेडिट में जाएगा। अभी अभी आपने बोला क्रेडिट और इनकम एंड गेन, तो फायदा होगा तो कैपिटल रिडक्शन को क्रेडिट करेंगे, लॉस होगा तो कैपिटल रिडक्शन क्या होगा, डेबिट होगा। बस आपको ये दो चीज पे फोकस करना है। मैं यहां पे लिख देता हूं, अगर फायदा होता है तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, थोड़ा सा शॉर्ट में लिख रहा हूं, क्रेडिट कर दिया जाएगा। अगर लॉस होता है तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है, तो रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो आपको हर जर्नल एंट्रीज, या मैं बोल सकता हूं आपको हर एडजस्टमेंट के अंदर ये देखना है कि इस पर्टिकुलर एडजस्टमेंट के अंदर फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली एंट्री फ्रेम करनी पड़ेगी। जब हम लोग एंट्रीज फ्रेम करेंगे तो टाइम पे मैं आप लोग को ट्रिक बता दूंगा कि ये कैसे यूज हो रहा है। फिलहाल के लिए, अभी के लिए आप लोग अपने दिमाग में ये बैठा लो कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन स्कीम को वर्कआउट करने के लिए एक स्पेशल अकाउंट ओपन करना पड़ता है जिसका नाम है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। अब ये कैपिटल रिडक्शन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है और ये नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से चलेगा, जो बोलता है अगर फायदा होता है, ये ना मैं पहले नीचे वाला बोल रहा हूं, जो बोलता है अगर फायदा होता है तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट में लिख देंगे। किसको, कैपिटल रिडक्शन को। अगर लॉस होता है तो उसको डेबिट में लिख देंगे। किसको, कैपिटल रिडक्शन को। एग्जांपल के तौर पे मैं बोलता हूं कि, अच्छा मैं नहीं बोलता हूं, आप लोग बोलो, ये 5 करोड़ रुपया फायदा हुआ है, लॉस हुआ है। ये 5 करोड़ रुपया हम लोग असेट की वैल्यू को कम कर रहे हैं, ये फायदा है या नुकसान है? 5 करोड़ रुपया असेट की वैल्यू को कम किया जा रहा है, फायदा है या नुकसान है? तो असेट की वैल्यू जब भी कम होगी तो कोई भी बता सकता है कि ये लॉस है। ठीक है, तो सर जब लॉस होगा तो कैपिटल रिडक्शन क्या होगा? तो सर कैपिटल रिडक्शन डेबिट होगा। जब लॉस होगा तो कैपिटल रिडक्शन क्या होगा, डेबिट होगा। रूल क्या था, डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो कौन डेबिट हो रहा है, कैपिटल रिडक्शन। आप असेट को डेबिट नहीं करना। हम लोग ने ये रूल किसके लिए पढ़ा है, कैपिटल रिडक्शन के लिए। तो आपकी जर्नल एंट्री जो है वो कुछ इस तरह बनेगी, डेबिट होगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, तो एंट्री बनेगी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू। अब अगर मैंने एक साइड पे डेबिट में आइटम डाल दिया कैपिटल रिडक्शन, तो अब मेरे को दूसरे वाले साइड का आइटम ढूंढना है। दूसरा वाला साइड बहुत इजी है। नुकसान किसकी वजह से हुआ है, असेट की वजह से। तो मैं यहां पे लिख दूंगा टू फिक्स्ड असेट। हो गई एंट्री तैयार। ऐसे ही बहुत सारी एंट्री है, अराउंड 10 से 12 एंट्री है जो ऐसे ही इजीली प्रिपेयर हो जाएगी। बस आपको फोकस इस पे रखना है, फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। फायदा होगा तो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट मतलब नीचे वाली साइड। और अगर नुकसान हुआ है तो कैपिटल रिडक्शन को कहां रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट। डेबिट मतलब ऊपर वाली साइड। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू फिक्स असेट, ऐसी एक एंट्री बन रही है। ठीक है, तो आज के लिए ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, ठीक, जहां पे हमने कैपिटल रिडक्शन के बारे में सुना कि होता क्या है और इसमें क्या होने वाला है। पूरे लेसन के समरी में आपको क्या याद रखना है,
कैपिटल रिडक्शन, उसका रूल कैपिटल रिडक्शन कब क्रेडिट होगा, कैपिटल रिडक्शन कब डेबिट होगा। अगर आपको कुछ लिखना है तो आप पूरा लिख सकते हो, यहाँ पे कुछ फिगर्स थे वो मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोग को याद रहेगा कि ये क्यों होता है। 3 करोड़ और 1 करोड़, ठीक है। अब कुछ लिखो ना लिखो, ये वाला पार्ट जरूर लिख लेना। फायदा होगा कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट, लॉस होगा कैपिटल रिडक्शन डेबिट। कुछ लिखो ना लिखो, कम से कम लेसन की हेडिंग दे करके एक ये वाला पार्ट लिख करके रखिए, बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग यहीं पर ही वाइंड अप करेंगे। अगले लेक्चर के अंदर मैं आप लोग को कुछ सेट्स ऑफ एंट्रीज दिखा दूंगा, उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि अगर किसी को ये लॉजिक भी नहीं समझ में आता है गया तेल लेने को, तो कोई बात नहीं, अपने पास कुछ सेट ऑफ एंट्रीज है, जर्नल एंट्रीज है, जिसको अगर आप लोग ने याद कर लिया या जिसको आपने समझ लिया तो समझो चैप्टर हो गया, ठीक है, हो जाएगा। जैसे कि शेयर्स वाला चैप्टर था 12th स्टैंडर्ड के अंदर, वैसे ही उसमें कुछ सेट ऑफ एंट्रीज थी कि जब शेयर कैपिटल इशू होता है तो क्या, जब अलॉटमेंट होता है तो क्या, जब फर्स्ट कॉल होता है तो क्या, जब फोरफीचर होता है, री इशू होता है, एन नंबर ऑफ केसेस थे उसके अंदर। वैसे ही यहाँ पे कुछ 9 से 11 एंट्रीज मैं आप लोग को लिखा दूंगा, काफी इजी एंट्रीज है, ठीक है। और उसको उसी दिन एक्सप्लेन कर दूंगा जिस दिन मैं आप लोग को एंट्रीज दिखाऊंगा, एंड उसका लॉजिक भी बता दूंगा कैसे याद रखना है। आप लोग लॉजिक से याद रख लेते हो तो वेल एंड गुड, लॉजिक से याद नहीं होता है तो आप लोग उसको रट्टा मार सकते हो। वो एंट्री डिसाइड करेगा कि चैप्टर अपना कैसा जाएगा। चैप्टर के बारे में अगर मैं कुछ बोलूं तो चैप्टर बड़ा ही फैंटास्टिक है और मतलब हद दर्जे का इजी है। मतलब पूरे के पूरे सिलेबस में आप ये बोल सकते हो कि ये सबसे इजी चैप्टर है मेरे हिसाब से, ठीक है, क्योंकि लिमिटेड एंट्रीज है और उसको लिखना है, कहानी खत्म। जर्नल एंट्री की खासियत क्या होती है पता है, अगर कोई पर्टिकुलर एंट्री सही गई तो आपको उसके मार्क्स मिल गए, दूसरी एंट्री गई ना तो उसके ही मार्क्स कटेंगे। तो 15 मार्क्स का पक्का ये चैप्टर पूछता है एग्जाम में, तो बी प्रिपेयर्ड, ठीक है। अगला हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंटिन्यू करेंगे, तब तक जो हुआ है उसको रिवाइज कर लो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।